Welcome you all for this investment awareness program. Now, someone rightly said कि पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पैसा मैनेज करना बहुत मुश्किल है. It is very easy to earn money, but it is very difficult to manage money, right? और अगर मैं थोड़ा और इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं, सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बिल गेट्स. एंड बिल गेट्स ने अपना एक कोट बोला था, इफ यू बॉर्न पुअर इफ यू बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक ओनली. सो जन्म और मृत्यु के बीच में हम क्या करते हैं, हम कैसे कमा, इम्पोर्टेंट. एंड आई फील यू पीपल आर सो लकी कि आपको एक ऐसे जंक्शन पे, एक ऐसे प्रोग्राम में आपको इनवाइट किया गया है which can help. I'm not regretting, but when we started at 2022 nobody was there to guide कि भाई आप म्यूचुअल फंड एसआईपी करो, लीड करने में फॉरम में आपको एक प्रॉपर एज टाइम राइट जंक्शन में आपको एक ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है, आपको एक ऐसा गाइडेंस मिल रहा है. सो कांग्रेचुलेशंस फॉर ईच वन ऑफ यू, दोज हु आर अटेंडिंग नाउ. Those who have missed, they have missed. But those who are attending, I feel you people are so many lucky guys. So now coming back to the session, अगर हम पैसे कमाते हैं तो पैसे जो हम कमाते हैं उसका हम क्या करते हैं? आइदर हम पैसे को बचाते हैं, या तो हम स्पेंड करते हैं, या तो हम इन्वेस्ट करते हैं. सो नाउ let me throw a question कि if I write a three thing income, then saving or investment or spending, right? So if I want to write it in a mathematical formula, what would be the mathematical formula according to you? Income minus saving equal to spending. Formula number 2, income minus spending equal to saving. Now tell me honestly, which formula you people are currently following? Formula number 1 or formula number 2? Yeah, anyone? Quickly, which formula are you following currently? Formula number 1 or formula number 2? So somebody says number 1, somebody is writing number 2. Okay, 1, okay, 2, 1, okay, 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 1, okay, okay. So it's a mix answer. Okay, so tell me, what should be the ideal one? Is it formula number 1 or formula number 2? Let me give you a very simple perspective. Income 25,000 रुपया, राइट? 15,000, चलो 10,000 रुपया मैंने सेविंग किया, राइट? दिस इज माय सेविंग. तो मेरे पास अभी स्पेंडिंग करने के लिए कितना बचा? मेरे पास स्पेंडिंग करने के लिए 15,000 बचा, विच इज फॉर्मूला नंबर 1, राइट? नाउ लेट मी गिव यू द आंसर फॉर फॉर्मूला नंबर 2. फॉर्मूला नंबर 2 सेज 25,000 का इनकम, 30,000 का खर्चा. दिस इज व्हाट माय स्पेंडिंग. सो आंसर क्या आया? माइनस 5,000 रुपया. So again, lesson number 1 and a quick lesson: don't spend first, you need to save first. ज्यादातर लोग, I don't know, आप लोगों ने 1 लिखा है, but genuinely honestly अगर आप 1 फॉलो कर रहे हो क्या? चेक योर मंथली बजट. हर महीने आप कितना रेगुलरली सेविंग करते हो? And our parents and grandparents have already said to us, penny saved is penny earned. प्रॉब्लम ये है कि हम स्पेंडिंग पहले करते हैं और स्पेंडिंग इतना करते हैं उसके बाद पीछे कुछ बचता ही नहीं है.
आई डोंट नो दिल्ली में कौन सा ट्रेंड चल रहा है मुझे नहीं पता है, बट अहमदाबाद की अगर मैं यंग पॉपुलेशन की बात करूं, दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड देयर जॉब और जस्ट स्टार्टेड देयर करियर, थ्री थिंग्स आर वेरी कॉमन, थ्री थिंग्स आर वेरी कॉमन इन ए यूथ, टुडेज यूथ, आज के बच्चों में, आज के यूथ में, जिसको मिलेनियल जनरेशन बोलते हैं, उसमें तीन चीजें बहुत कॉमन है। एक, सबको डीएसएलआर कैमरा चाहिए। नंबर टू, सबके पास, सबको आईफोन आईफोन चाहिए, एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करने। एंड नंबर थ्री, सबको बुलेट चाहिए चलाने के लिए, स्पेसिफिकली बॉयज को। आई डोंट नो दिल्ली में क्या ट्रेंड है, मोटा मोटा यही ट्रेंड होगा, कुछ एक आध चीज ऊपर नीचे होगी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले हम लोग खर्च करते हैं। यस, दैट डजंट मीन कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप कंजूसी करना शुरू करो या आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से बिलो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिंदा रहो, नो सॉरी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट पहले सेविंग करना पड़ेगा। 25,000 रुपया अगर आप मंथली कमा रहे हो, तो 25,000 में से 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 पहले साइड में रख दो, बाकी जो बचा वो खर्च करो, आई डोंट माइंड। बट द प्रॉब्लम इज, हम लोग सबसे ज्यादा पहले स्पेंडिंग करते हैं। और किसी ने बहुत सही बोला, हम अपने हम अपने दुख से जितने दुखी नहीं है ना, उससे ज्यादा दुखी बाजू वाले के सुख से है। बाजू वाला अगर फॉरेन ट्रिप करने जाता है, बाजू वाले ने अगर एलईडी परचेज किया, बाजू वाले ने अगर आईफोन परचेज किया, सो हम लोग टेम्पटेड हो जाते हैं, वी कैन नॉट रेजिस्ट अवर टेम्पटेशन, यार उसने लिया तो हमें भी लेना चाहिए। अरे वो फॉरेन ट्रिप करने गया और हम लोग नहीं गए, चलो वो फॉरेन गया कोई बात नहीं, हम लोग गोवा चले जाते हैं, हम लोग उधर चले जाते हैं, हिमाचल चले जाते हैं, हम लोग कुल्लू मनाली चले जाते हैं, पता नहीं क्या। सो वी कंपेयर, एंड वो कंपेयर में इतना स्पेंडिंग कर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। सो लेसन नंबर 1, प्लीज अंडरस्टैंड, यू नीड टू सेव फर्स्ट, उसके बाद आप जो बचा उसको स्पेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं, राइट। सो होप माय पॉइंट इज वेरी क्लियर। नाउ लेट मी गो अहेड। मैं नहीं बोल रहा हूं, वॉरेन बफेट ने बोला, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। सो पहले सेविंग करो और फिर स्पेंडिंग करो। ऑनेस्टली मुझे बताओ, एक छोटी सी चीटी गर्मी के दिनों में क्या काम करती है? एक छोटी सी चीटी गर्मी के दिनों में क्या करती है? गर्मी के दिनों में वो छोटी सी चीटी जो है ना, खाना इकट्ठा करती है। किस लिए? क्योंकि आने वाले जो दिन है वो बारिश के दिन है। अब बारिश के दिन में बाहर अगर पानी होगा तो खाना इकट्ठा कैसे होगा, खाना कैसे मिलेगा? तो वो टेंशन ना हो, इसलिए वो छोटी सी चीटी बारिश के दिनों के लिए गर्मी के दिनों में ही खाना इकट्ठा कर लेती है। नाउ बिलीव मी फ्रेंड, वो एक चींटी इतनी सी छोटी सी, उसमें उसका ब्रेन कितना। अगर वो छोटी सी चींटी को भी समझ में आता है कि सेव करना पड़ेगा, फूड को सेव करना पड़ेगा, देन प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हमें हमारे भविष्य के लिए अभी से सेविंग करना पड़ेगा। सेविंग करोगे तब जाके इन्वेस्टमेंट होगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग प्रोबेबली आर्ग्यू कर सकते हो कि सर अभी तो जॉब शुरू हुई है, अभी तो जिंदगी कहाँ शुरू हुई है, अभी तो गांव बसाने लुटेरे आ गए, सर ऐसी बात कर रहे हो आप? अरे भाई, अभी से चालू करोगे ना, तब जाके बड़ी वेल्थ क्रिएट होगी। एक छोटा सा बीज अगर आप आज जमीन में एक दाना अगर आप बोते हो, तो वो दाने में से पेड़ बनने के लिए सालों लग जाते हैं। सिमिलरली, ये वेल्थ क्रिएशन एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, इट विल टेक इयर्स एंड इयर्स। और वो अगर आदत अभी से नहीं डाली, तो प्रोबेबली बाद में पछतावा होगा कि अरे यार पहले कर लिया होता तो अच्छा होता, राइट। सो प्लीज स्टार्ट सेविंग, पहले सेव करो बाद में स्पेंड करो, राइट। अब जैसे शिवानी ने बोला था, जब हम इन्वेस्टमेंट करने आए तो शिवानी मेंशन्ड अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ साथ हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, एंड दैट इज इन्फ्लेशन, महंगाई। अगर महंगाई को हमने नहीं समझा, और अगर महंगाई को बिना सोचे समझे हमने इसको इग्नोर कर दिया,
तो प्रोबेबली वी वुड मिस आवर फाइनेंशियल टारगेट्स। सो महंगाई से होता क्या है, महंगाई जो है ना, आपका जो सेविंग, उसका सेविंग का परचेसिंग पावर जो है दैट विल ईट अप आपका। महंगाई आपको परेशान करता है कैसे, जैसे मान लो आज आपका मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस 30,000 रुपया है और महंगाई में सिर्फ पकड़ के चल रहा हूं 5%, तो 5 साल के बाद यही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए यू विल रिक्वायर्ड 40,000 रुपीज, 15 साल के बाद 60,000 एंड 20 ईयर के बाद व्हाट यू विल रिक्वायर्ड इज 80,000 बक्स। सो लेट्स से आज आपकी एज है 20-25 के बीच में, आप 25 का अगर मैं राउंड फिगर पकड़ के चलूं, एंड इफ यू आर प्लानिंग कि आप 50 या 55 पे रिटायर्ड होने चाहते हो, तो आज अगर आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए अगर आपको आज 30,000 रुपए की जरूरत है, तो यही सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए 20 साल के बाद आपको 80,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। और बहुत सारे लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट करते हैं यहां पर इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते, और फिर उनका टारगेट तो आ जाता है लेकिन टारगेट थोड़ा पीछे रह जाता है, रिक्वायरमेंट थोड़ी आगे निकल जाती है। तो प्लीज वी नीड टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन। सेकंड, इन्फ्लेशन अपने सेविंग पे कैसे इंपैक्ट करता है, उल्टा, कि मान लो अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं कुछ नहीं करता और वो 1 लाख रुपया मैं अपने अलमारी में कपबोर्ड में रख देता हूं और मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है अगेन 5%, तो वही पैसा 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 80,000 रुपीज। अब आप बोलोगे सर क्या बात करते हो, 1 लाख रुपया मैंने अलमारी में रखा, 5 साल के बाद निकालूंगा तो 1 लाख ही निकलेगा ना, 80,000 कैसे हो जाएगा। यस यू आर राइट, फिजिकली तो 1 लाख रुपया ही निकलेगा, लेकिन आज की कंपैरिजन में अगर आप मार्केट से कोई चीज परचेज करने जाओगे 5 साल के बाद, तो आप कितना खरीद पाओगे, आप सिर्फ 80,000 की कीमत की चीजें खरीद पाओगे। 15 साल के बाद 50,000 हो जाएगा और 20 साल के बाद आपका वो 1 लाख रुपया 35,000 हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन, आपके इन्फ्लेशन ने आपके पैसे का परचेजिंग वैल्यू कम कर दिया। लेट मी गिव यू वेरी सिंपल पर्सपेक्टिव। अगर मैं अपनी बात करूं, व्हेन आई वाज देयर इन स्टैंडर्ड 10, आई वाज टॉकिंग अबाउट 1994, जब मैं 10th में था, उन दिनों पेट्रोल के दाम हुआ करते थे 20 रुपया प्रति लीटर। तो उन दिनों अगर 100 रुपया पापा देते थे तो वो 100 रुपये में 5 लीटर पेट्रोल अंदर डलता था टंकी में और ऐश की जाती थी। लेकिन आज वही 100 रुपया लेके जब अपने पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो प्रोबेबली 1 लीटर या 1 लीटर के आसपास का पैसा लीटर हमारे पास पेट्रोल आता है। तो 100 रुपया वही है, जो 100 रुपया पहले 5 लीटर खरीदने की क्षमता रखता था, आज वही 100 रुपये से 1 लीटर पेट्रोल आता है। यानी कि वो 100 रुपये की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है, तो अपने लिए यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए जो लोग आए हैं उनके लिए यहाँ पर लेसन क्या है, यहाँ पर लेसन बहुत सिंपल है कि अगर आपका इन्फ्लेशन 5% चल रहा है तो आपका पैसा कम से कम 5% से ज्यादा ग्रोथ करेगा, तब ही आपके पैसे की रियल वैल्यू बढ़ेगी। आई रिपीट, अगर इन्फ्लेशन 5% चल रहा है तो मुझे कहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहां पर मुझे इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमाने को मिले, तभी जाके मेरा वैल्यू रियल सेंस में इंक्रीज होगा, तभी जाके मेरा पैसा रियल सेंस में एप्रिशिएट होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों को अगर हम बात करें, पूछे, तो ज्यादातर लोग अपना पैसा कहाँ डालते हैं, ज्यादातर लोग अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, ज्यादातर लोग अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में डालते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो एफडी और पोस्ट ऑफिस का जो रिटर्न है, प्रोबेबली वो इन्फ्लेशन के सामने उतना अच्छे से फेयर नहीं करता। एंड द रीजन इज कि वो पैसा उधर का उधर ज्यों का त्यों रह जाता है और फिर बोलता है मेरे नसीब में पैसा नहीं है, मैं धनवान बाप के घर पैदा नहीं हुआ, मेरा तो नसीब में पैसा नहीं है। सॉरी, इट्स नॉट लक, इट इज व्हाट हाउ यू मैनेज योर मनी। सो मैंने पहले ही बोला
It is very easy to earn money, but it is very difficult to manage money. So lesson number 2 of the day, आपको क्या याद रखना है? आपको एक ऐसे एसेट में पैसा लगाना है जो इन्फ्लेशन को बीट करे. अगर इन्फ्लेशन को बीट करे, अगर इन्फ्लेशन को बीट करे, तब ही जाके आपका पैसा रियल सेंस में ग्रो करेगा. Somebody says कि go back to the last slide. Just a second. Yeah, please. This one. You have any questions? Dev Jyoti, right? Please go to the last slide. I don't know. You have any questions? You can type, or you can ask the same questions later. So we need to understand about inflation. Yes, there is a. Okay, fine. Thanks. So we cannot ignore inflation, right? Anybody have any questions? So far so good. Am I logical enough? आपको मेरा pace okay लग रहा है? Anyone can just quickly write and we can go ahead. Okay, fine. Okay. So now let's talk about the second one. Okay. Let me just quickly share the another presentation for your benefit. Okay. Can you see the power of compounding slide? Okay. Good pace. Thank you so much. Okay. So guys, are you understanding? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? Fine. Thanks शिखा. So power of compounding. देखो ये जैसे शिवानी ने भी इनिशियली बोला था कि जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात करने आए तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना बहुत जरूरी है, राइट? सो लेट मी गिव यू अ फर्स्ट कैलकुलेशन एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि मान लो अगर मैं आज 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं एट द रेट ऑफ 15% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं 15%. सो 5 साल में मेरा 1 रुपया जो है वो कितना हो जाएगा? मेरा 1 रुपया जो है वो 5 साल में वो हो जाएगा करीब 2 रुपया. अगर सेम पेस से वो पैसा मैं फिर भी कंटिन्यू रखूं तो 10 साल में मेरा पैसा कितना हो जाएगा? 1 रुपया मेरा हो जाएगा 4 रुपया. 15 साल में कितना हो जाएगा? 8 रुपया. अब देखो, 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ. अब देखना जरा, 15 का मैं 30 करता हूं तो अभी ये 8 का 16 नहीं हो रहा है, 8 का 24 हो रहा है. देख रहे हो आप? Why? Only and only because of power of compounding. Only and only because of power of compounding. इंटरेस्ट का इंटरेस्ट वो जुड़ता इतना बड़ा हो जाता है कि वो 15 साल वाला 8 रुपया 30 साल पे 64 हो जाता है. नाउ द एक्चुअल प्रॉब्लम विथ इन्वेस्टर इज पीपल डू नॉट हैव पेशेंस. लोगों के पास उतना धैर्य नहीं है कि वो इतना पेशेंटली अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखे. प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोग यहां पर प्री मैच्योर विड्रॉ कर लेते हैं. 10-15 साल में तो लोग थक जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वॉरेन बफेट, राइट? आज वॉरेन बफेट की गिनती अगर मैं करूं तो दुनिया के सबसे 5 बड़े वेल्थ क्रिएटर आप बोलो या इन्वेस्टमेंट गुरु बोलो या HNI बोलो, सबसे 5 बड़े धनिक में से एक है वॉरेन बफेट. एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको पता है आज वॉरेन बफेट की एज कितनी है? एनीवन? वॉरेन बफेट की एज, एनी गेस? He is somewhere around 85. And do you know at what age he started investment? वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कब किया था? Yes, absolutely right. He started at the age of 11. And that is we want early investment, जो आज का हमारा टाइटल है. Warren Buffett started at the age of 11. Today he is at 85. He invested for 74 years.
प्रॉब्लम ये हमारे पास 74 डेज और 74 घंटे का भी हमारे पास टाइम नहीं है। हम तो ऐसा चाहते हैं कोई सर ऐसा स्कीम बताओ सुबह डालू मार्केट में शाम को डबल हो जाए। किसी बीच में बोला था ना किसी पॉलिटिशियन ने, यहां से आलू डालूंगा वहां से सोना निकालूंगा। आई डोंट वांट टू नेम। सो प्लीज अंडरस्टैंड, एक एक माँ के गर्भ में बच्चे को भी 9 महीने का समय देना पड़ता है, तब जाके वो बच्चा हेल्दी आता है। अगर प्री मेच्योर डिलीवरी होती है ना तो बच्चे को बहुत सारी दिक्कत होती है। सो सेम वे अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है तो आपको समय देना पड़ेगा। आप देखो मार्केट मार्केट आप अगर कोई इक्विटी मार्केट के साथ अगर जुड़ा है, इक्विटी मार्केट को अगर ऑब्जर्व करता है तो आप देखो मार्केट कोरोना आने के टाइम पे अपना निफ्टी 7,500 चला गया, फिर ऊपर आया, अपना सेंसेक्स भी 52,000 पे पहुंच गया, एकदम ऊपर नीचे हो रहा है। तो somebody says कि जब when you cannot time the market, you please give time to market। जब आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते तो मार्केट में समय पसार करो, पैसा अपने आप बनेगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इंपैक्ट अपने आप आएगा। आई एम श्योर आप लोग ने भी बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी। इंफोसिस के ड्राइवर नारायण मूर्ति के ड्राइवर के पास वंस अपॉन ए टाइम इतने इतने 10,000 रुपए के 1 लाख रुपए के शेयर्स थे, एंड टुडे दैट ड्राइवर इज ऑल्सो मल्टी मिलियनर। Why? Only and only because of power of compounding. So lesson number 3, which point I want to derive, कि अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सही बेनिफिट लेना है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को समय देना पड़ेगा। कबीर जी ने बहुत सही बोला है, धीरे धीरे मनवा धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। समय आने पे सब होगा, समय तो दो, पेशेंस रखो, सब्र रखो। बट आजकल वो हम लोग इतने टेम्पटेड हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है कि वो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करती है, हम लोग हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। थोड़ा प्रॉफिट क्या हो गया, वी मूव आउट। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे आते हैं, शिवानी विल एग्री विथ मी, कि कस्टमर थोड़ा रुपया बढ़ता है ना, बोले सर निकाल लो। बोला वेरी गुड, क्या करोगे पैसा निकाल के? दूसरी जगह पर डालेंगे। वेरी गुड, तो अभी ये वाली जगह ठीक नहीं लगती है क्या? अब दूसरी वाली जगह, दूसरा वाला फंड, दूसरा वाला एसेट परफॉर्म करेगा नहीं करेगा वी डोंट नो, लेकिन ये वाला अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, उसको तो आपने डिस्टर्ब कर दिया। व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव पेशेंस। और प्लीज लिख लेना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज एनिमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज एनिमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। आपको थोड़ा पैसा बढ़ गया और निकाल लू निकाल लू निकाल लू, अगर वो लालच में आप आ गए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में, तो फिर तो वेल्थ क्रिएशन होके रहा। सो होल्ड योर नर्व्स, एंड फॉर दैट व्हाट यू रिक्वायर्ड योर एडवाइजर, यू रिक्वायर्ड अ गाइडेंस, यू रिक्वायर्ड अ मेंटर, जो आपको बोले कि नहीं अभी ये सही वक्त नहीं है, रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, होल्ड करो, आएगा, समय आएगा। So we need to give time to our investment, right? So let me ask you a very simple question. डॉक्टर बनने के लिए कितने साल पढ़ाई करनी पड़ेगी? Anyone? डॉक्टर बनने के लिए कितने साल पढ़ाई करनी पड़ेगी? क्विक आंसर्स गाइस, क्विकली 6 साल। वेरी गुड। और कोई? 6 साल डॉक्टर बनने के लिए, अबाउट 10 years, okay, minimum 8 years, 10 years, okay. Anyone else? Quickly. Oh right, Pankaj Sharma is writing 20 years. Very good, you are very close. बॉस अगर 6 साल 8 साल पढ़ू ना तो मैं दूसरी कक्षा में आऊं। हाउ कम आई बिकम अ डॉक्टर? पैदा होते ही सीधा मेडिकल कॉलेज में, एम्स में दाखिला दिलाओगे क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए प्रोबेबली यू गिव मिनिमम 20-25 years ऑफ योर लाइफ। बट जब हम इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो हम 1 दिन 2 दिन 5 दिन, महीना 2 महीना 6 महीने में तो थक जाते हैं। ऐसे वेल्थ नहीं बनती। यू नीड टू गिव टाइम। होप माय पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। शुड आई गो अहेड? आगे जाऊं? ओके, सो अगेन somebody says never depend on single income, make investment to create a second source, right? तो वो अर्ली इन्वेस्टमेंट से ये आपका वेल्थ क्रिएट होगा। यू शुड नॉट डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। तो दूसरा इन्वेस्टमेंट कैसे करना है?
उस पर बात करते हैं। चलिए, आप में से बहुत सारे लोग यंग जनरेशन से है, मुझे एक चीज बताएं, ऑनेस्टली मुझे बताना, गिव मी द ऑनेस्ट आंसर। लेट्स से इफ यू वांट टू गो फॉर अ फॉरेन ट्रिप, चलो कोरोना बोरोना सब खत्म हो गया, और एक हफ्ता मालदीव घूमने जाना है फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स, फियांस, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हुसोएवर इज, चलिए एक हफ्ता मालदीव घूमने जाना है, आप क्या क्या प्रिपरेशन करोगे बताओ? आप क्या क्या प्रिपरेशन करोगे? छुट्टियां प्लान करोगे, टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी में आप पैकेजेस डील करोगे, वहां पर का क्या कहाँ घुमाओगे, साइट सीइंग, खाना, रहना, होटल की कैटेगरी, और क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऐड होगी, इतना सब आप चेक करते हो कि नहीं करते हो? यस और नो? यस। लेकिन जब हम अपने लाइफ के इन्वेस्टमेंट की और लाइफ की जर्नी की बात करते हैं, वी नेवर प्लान। वो 7 दिन का आप मालदीव्स का प्लान अच्छे से बनाते हो, 20-22 की एज से आप कमाना शुरू करते हो, 70-75 तक प्रोबेबली आप जिंदा रहोगे, आने वाले 50 साल की जर्नी आपकी कैसी होगी, उसका तो शायद हमने कभी प्लान ही नहीं बनाया, उसके बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं कि वो तो मतलब ऐसी बात है, आया राम गया राम, आएगा होगा, जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले ने भेजा है, वो जिसने खाने के लिए दांत दिए है तो वो खाना भी दे देगा, एंड वी बिकम सेंटी सेंटी। सो मालदीव्स का 7 दिन का हम ट्रिप प्लान करते हैं, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं करते, हम हमारे पूरी लाइफ का प्लान नहीं करते। चलो मुझे एक और चीज बताओ, मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दो, कि अगर मान लो आपको फैमिली के साथ वीकेंड में 4-5 दिन, 3 दिन घूमने जाना है, लगेज बगेज लेके आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे, और एयरपोर्ट पहुंच के एयरलाइन के टिकट बुकिंग ऑफिस में जाके आप क्या मांगते हो कि भाई बढ़िया से बढ़िया डेस्टिनेशन का मुझे टिकट दे दो 4 लोगों का, ऐसे मांगते हो क्या? कि आप कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का टिकट मांगते हो? आई एम श्योर यू आस्क फॉर अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, तो हम हमारे इन्वेस्टर को क्या मांग हम हमारे एडवाइजर से क्या मांगते हैं कि सर बढ़िया रिटर्न वाला फंड दो, जल्दी से जल्दी पैसा डबल हो जाए ऐसा वाला फंड निकाल के दो। एम आई राइट? सो प्लीज ये गलती मत करना, पहले डेस्टिनेशन डिसाइड करो कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो। आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, अपने लिए व्हीकल खरीदना चाहते हो, आपकी शादी हो गई है, 1-2 साल में यू आर प्लानिंग फॉर योर फैमिली प्लानिंग, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए आप सेविंग करना चाहते हो, आप अब्रॉड घूमना जाना इसके लिए सेविंग करना चाहते हो, आप अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हो, वॉट एवर, बट यू फर्स्ट डिसाइड योर डेस्टिनेशन एंड देन यू आस्क फॉर टिकट। सेम वे, फर्स्ट यू डिसाइड योर गोल, दिस आर कॉल्ड योर फाइनेंशियल गोल। अगर फाइनेंशियल गोल आपने डिसाइड कर लिया, फिर आपको एसेट प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। बट हमेशा हम लोग गलती क्या करते हैं, हम उल्टा शुरू करते हैं, बढ़िया से बढ़िया रिटर्न वाला फंड दो। भाई बढ़िया रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट कुछ होता ही नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, प्रॉब्लम इज वी नीड टू आइडेंटिफाई अवर नीड, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा ड्रीम क्या है, पहले हमें ये बताना पड़ेगा। सो आज ये सेशन अटेंड करने के बाद जब आप अपने एडवाइजर के साथ, राइट, शिवानी और उनकी टीम के साथ जब आप इंटरेक्ट करो, तो पहले ये डिसाइड करो कि आप किसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अब आपका इन्वेस्टमेंट कैन बी अ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन क्या है, 5 साल से अंदर जो गोल्स आपको कंप्लीट करने हैं उसको आप शॉर्ट टर्म बोलोगे। मिड टर्म किसको बोलोगे, 5 से 10 साल के बीच में जो आपको गोल कंप्लीट करने हैं उसको आप मिड टर्म बोलोगे, और 10 साल से ऊपर वाला जो गोल है उसको आप लॉन्ग टर्म गोल बोलोगे। अब आपको लगेगा कि सर ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म से क्या फर्क पड़ेगा, आई विल गिव यू द आंसर। चलिए, आप दिल्ली गुड़गांव में आप अपने अपने रेसिडेंशियल प्लेस में हो, एक बढ़िया सा रेसिडेंशियल एमिनिटीज वाला एक बढ़िया सा प्रीमाइसिस है, फ्लैट्स का स्कीम है, वहां पर आप रहते हो,
और वही फ्लैट की स्कीम में आपका एक बहुत बढ़िया फ्रेंड रहता है। अब उसको मिलना है, तो आप उसको मिलने के लिए आप कैसे जाओगे? मोस्ट प्रोबेबली आप पैदल चल के जाओगे। चलिए, आपको गुड़गांव से आपको थोड़ा अपने घर से थोड़ा छोटा मोटा घर के लिए ग्रोसरी और थोड़ा मोटा सामान खरीदना है, आप कैसे जाओगे? यू विल टेक अ टू व्हीलर। लेट से आपको कैनॉट प्लेस जाना है, आपको न्यू दिल्ली जाना है, आप क्या करोगे? यू विल टेक अ मेट्रो, यू विल कैच अ कैब। लेट से आपको आपको दिल्ली से कलकत्ता जाना है, प्रोबेबली यू विल कैच अ ट्रेन। और आपको दिल्ली से लंदन जाना है, आप क्या करोगे? यू विल टेक अ फ्लाइट। नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ दिस एग्जांपल इज कि कहाँ जाना है वो डेस्टिनेशन से डिसाइड होगा कि आप कैसे जाओगे। फ्लैट में अपने फ्रेंड को मिलने के लिए पैदल जाते हैं, ग्रोसरी खरीदने के लिए टू व्हीलर निकालते हैं, दिल्ली जाने के लिए मेट्रो पकड़ते हैं, कलकत्ता के लिए ट्रेन और लंदन के लिए फ्लाइट। अब मान लो ग्रोसरी लेने के लिए अगर अगर मेट्रो अवेलेबल भी हो तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो महंगा ऑप्शन है। और लंदन जाने के लिए ट्रेन का भाड़ा अगर सस्ता भी है तब भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ टाइम प्रोडक्टिविटी इफेक्टिव। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, आपका डेस्टिनेशन डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा व्हीकल लेना है। तो बॉस ठीक उसी तरीके से आपका ये गोल का टाइमिंग डिसाइड करेगा कि आपको कौन से वाले फंड में पैसे डालने हैं। शॉर्ट टर्म का जो सॉल्यूशन है वो मिड टर्म के सॉल्यूशन से डिफरेंट होगा, और मिड टर्म वाला जो सॉल्यूशन है उससे लॉन्ग टर्म वाला सॉल्यूशन अलग होगा। अब प्रॉब्लम ये है, हमारे जो ओवरऑल पॉपुलेशन की जो मैं मेंटालिटी की बात करता हूं, वो लोग करते क्या है, लॉन्ग टर्म का पैसा फिक्स डिपॉजिट पे लगाते हैं और शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा आप एफडी में पार्क कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा इक्विटी में लगाना है। हमेशा हम उल्टा पुल्टा चीज कर लेते हैं और फिर बोलते हैं मेरे नसीब में पैसा नहीं है। सो प्लीज, सबसे पहले आप अपना गोल लिखो। आज पेन और पेपर लो, ब्लैंक पेन एंड पेपर लो। Last week we had a session in Calcutta, and there was a one participant like you. He said कि सर मैंने आपके साथ बात करते करते मैंने मेरे 4 गोल जो है, जो मेरे 4 इंपॉर्टेंट गोल है वो मैंने लिख लिए। सो प्लीज सबसे पहले ब्लैंक पेपर पे आपके गोल्स लिखो, उसके सामने उसका ड्यूरेशन लिखो कि कितने समय में मुझे ये गोल कंप्लीट करना है, और लास्ट कॉलम में लिखो ये गोल कंप्लीट करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। अब ये 3 चीज लेके जब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ पहुंचोगे, उनके साथ डिस्कशन करोगे, उनको और आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और यही चीज का फायदा है कि आप अगर प्लानिंग से इन्वेस्ट करोगे तो बहुत सारा आपका समय बचेगा, बहुत सारा आपका फिजूल का पैसा लिक्विडेट होने से बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया, लेट से कि मुझे 5 साल के बाद गुड़गांव में फ्लैट लेना है और उसके डाउन पेमेंट के लिए मुझे सेविंग करनी है। अब आपने ये गोल बना के एक अपने एडवाइजर को कंसल्ट करके आपने अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया। अब मान लो 1 साल, 2 साल, 3 साल आपने वो फ्लैट के लिए फंड में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, और 3 साल के बाद आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, कुछ छोटी मोटी इमरजेंसी आई, आप क्या करोगे? वो जो गुड़गांव में आपने अपना जो ड्रीम फ्लैट सोच के रखा है उसके लिए जो डाउन पेमेंट आप भर रहे हो, वो फंड का पैसा ऐसे ही इमरजेंसी के लिए पैसा निकाल दोगे? शायद नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में सीधा सीधा पिक्चर आता है कि भाई ये जो पैसा मैं सेव कर रहा हूं, ये जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये इसके लिए नहीं है, ये तो मेरे फ्लैट के लिए मैंने बना के रखे हैं। तो दैट इज द पावर कि यू शुड इन्वेस्ट एज पर योर गोल। रैंडमली इन्वेस्ट मत करो, आया है बचा है डाल दो, कहीं पर भी डाल दो। वो कहीं पर भी कभी भी ऐसे ही डाला हुआ पैसा कभी भी कैसे भी निकल जाता है, वो वेल्थ क्रिएट नहीं करता।
देखो मैं तो बहुत सिंपल सिंपल सा आपको चीज बोलता हूँ, छोटी छोटी चीजें बोलता हूँ। आप जब सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हो, फॉरगेट अबाउट दिस कोरोना, लिव इट दिस टाइम, पेंडेमिक टाइम को छोड़ के आप घर से बाहर निकलते हो, तो आपके दिमाग में एक डेस्टिनेशन है, आपके दिमाग में एक गोल है कि आपको कहाँ पहुंचना है, एंड अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट योर जर्नी। सेम वे इन्वेस्टमेंट में भी आप जब इन्वेस्टमेंट करो तो वो डेस्टिनेशन गोल तैयार रखो कि मैं क्यों यहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। आई विल कम टू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स की शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा लेना चाहिए। देखो मार्केट में इफ यू टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, बॉन्ड, स्टॉक्स, गोल्ड, बहुत सारे ऑप्शंस है। अब प्रॉब्लम भी यही है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। जब आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो इतने ज्यादा ऑप्शन थे ही नहीं, तो लाइफ में कोई कोई क्वेश्चन ही नहीं था, कोई कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं थी। लाइफ बहुत सिंपल थी, एफडी करो भूल जाओ, पोस्ट में पैसा डालो भूल जाओ, खत्म हो गया, क्योंकि एक या दो ऑप्शन से ज्यादा कोई ऑप्शन थे ही नहीं। लेकिन नाउ वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस, और जहां ऑप्शन होता है, जहां चॉइस होता है, वहां पर कंफ्यूजन होता है। और ये कंफ्यूजन कहां से दूर होगा, कंफ्यूजन दूर होगा नॉलेज से, कंफ्यूजन दूर होगा अवेयरनेस से। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं सारे प्रोडक्ट्स के प्रोज एंड कॉन्स। प्रॉपर्टी में पैसा डालना चाहिए, यस, अगर आपके पास बहुत सारा एक्सेसिबल डिस्पोजेबल पैसा है तो प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करो। क्यों प्रॉपर्टी में पैसा, आपके जैसे बिगिनर को प्रॉपर्टी में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड ह्यूज मनी। अगर आपको गुड़गांव में 2 BHK का भी फ्लैट लेना है तो आई एम श्योर 2 करोड़ के नीचे फ्लैट नहीं आएगा। 50-75 लाख का फ्लैट तो हमें हमारी नजर में भी नहीं आता है। So property required a huge money. And second, the drawback of property investment is illiquid. प्रॉपर्टी खरीदना जितना आसान है, प्रॉपर्टी बेचना उतना ही मुश्किल है, इन्वेंटरी बहुत है। तो आप अपनी कैरियर की शुरुआत कर रहे हो तो प्लीज प्रॉपर्टी में अपना पैसा ब्लॉक करके मत रखना। अब कोई समझदार बंदा बोलेगा सर प्रॉपर्टी में पैसा लगा के रेंट पे डाल दूंगा, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने रेसिडेंशियल एरिया में प्रॉपर्टी लिया है तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको करीब करीब 3% रिटर्न बना के देगी, और अगर आपने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है तो मोटा मोटा 5 से 6% पैसा बना के देगी, उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। आप देखना है तो देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना। इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस में लोग इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज द रॉन्ग थिंग। इंश्योरेंस इज मेंट फॉर प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास आपका टर्म प्लान होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, मेडिक्लेम होना चाहिए, एक्सीडेंट कवर होना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं इंश्योरेंस के, वो वही आपको 5-5.5% का रिटर्न आपको जनरेट करके देते हैं। बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट अगेन द इंटरेस्ट रेट, अगर आप आज के इंटरेस्ट रेट देखो तो वही 5%, 5.5% है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि बैंक डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट आता है, दैट इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। तो जो आपने 5-5.5% इंटरेस्ट कमाया, उस पे आपको टैक्स देना है, और इन्फ्लेशन तो अलग चल ही रहा है। तो 5% इन्फ्लेशन है, 5% एफडी है, तो खाया पिया क्या, कुछ नहीं, 0-0 हो गया, और टैक्स देंगे वो अपनी जेब से देंगे। सो फॉर जनरेशन लाइक अस, दोज हु आर इन अर्ली स्टेज ऑफ योर करियर, जिन्होंने अभी अभी पैसा कमाना शुरू किया है, जिन्होंने अभी अभी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, उसको आपका अपना लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो फिक्स डिपॉजिट है, इट कैन नॉट बीट इन्फ्लेशन। स्टॉक और म्यूचुअल फंड पे बाद में आऊंगा। गोल्ड, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, यस, गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिकॉज गोल्ड इज हाईली लिक्विड। थोड़ा थोड़ा आप गोल्ड में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। विल टॉक अबाउट एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, थोड़ा आगे हम बात करेंगे। तो गोल्ड इज अ गुड ऑप्शन, जब चाहो आप बेच सकते हो। एंड आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन है, गोल्ड के ईटीएफ है, गोल्ड फंड है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपको फिजिकल नहीं लेना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी गोल्ड परचेज करना है तो कर सकते हो। बॉन्ड इज सिमिलर टू बैंक डिपॉजिट, बट बॉन्ड इज समथिंग डिफरेंट। बॉन्ड में आपको थोड़ा ज्यादा यील्ड मिल सकता है, तो आप अपना शॉर्ट टर्म का पैसा बॉन्ड में लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक टू द स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में बाद में आता हूं, पहले स्टॉक्स में आता हूं। सो देखिए,
यहां पर समझने वाली बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, प्लीज पे योर फुल अटेंशन ओवर हियर। यहां मैंने आपके सामने जो डेटा लेके आया हूं पिछले 40 साल का डेटा है, बहुत बहुत लेटेस्ट डेटा आपके सामने मैंने रखा है। पिछले 40 साल में एवरेज इन्फ्लेशन कितना बढ़ा? 7.7, राउंड ऑफ करूं 8%। बैंक एफडी ने कितना दिया? मोटा मोटा 8%। तो व्हाट इज माय रियल रिटर्न? 8% एफडी बढ़ी और 8% इन्फ्लेशन बढ़ा, मैं क्या कमाया? जीरो। जीरो। टैक्स दूंगा वो जेब से दूंगा। सो शॉर्ट टर्म पार्क के लिए एफडी यूज करते हो, दैट इज गुड, बट लॉन्ग टर्म के लिए एफडी करना थोड़ा मेरे लिए ना समझदारी वाला काम होगा। गोल्ड राउंड फिगर में पकड़ू 9%, 8% इन्फ्लेशन बढ़ा, 9% गोल्ड ने बढ़ाया। मेरा नेट नेट रिटर्न, मेरा रियल रिटर्न कितना आया? मेरा रियल रिटर्न इज 1% ओनली। लुक एट इक्विटी, राउंड फिगर करूं 16% राउंड फिगर करूं, इन्फ्लेशन आया 8%। व्हाट इज माय नेट नेट रिटर्न? माय नेट नेट रिटर्न इज 8%। ये रियल रिटर्न है 8%। तो आप देख लेना, दुनिया के जितने भी धनवान लोग हैं, ज्यादातर लोगों ने अपना पैसा स्टॉक मार्केट से बनाया है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि आपका एफडी का जो रिटर्न है वो ऐसे चलता है 6%, 6%, 6%, 6%, 6%। लेकिन आपका जो इक्विटी मार्केट है वो कुछ ऐसे चलता है। आपका इक्विटी मार्केट है वो कुछ ऐसे चलता है। लुक एट दिस, इट्स अ कंप्लीट जिगजैग है, कंप्लीट जिगजैग। But let me throw a simple learning out of this slide. If I talk about our Sensex, Sensex started in 1979 with 100 rupees. Today in 2021, the Sensex is 52,000 rupees. What does it mean? कि अगर 1979 में किसी ने 1 लाख रुपया लगा के रखा होता, आज उसके 5 करोड़ 20 लाख रुपए आते। चलिए मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं कि ये बीच में 1979 से लेके 2021 के बीच में देश और दुनिया में कौन सी नेगेटिव इवेंट्स बनी। नेगेटिव इवेंट्स कौन सी बनी? तो देखो 1992 में हर्षद मेहता स्कैम आया, अब आप लोगों ने वेब सीरीज भी देखा होगा। फिर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, एनडीए गवर्नमेंट गिर गई, वो आया। फिर केतन मेहता आया, हर्षद मेहता के बाद केतन पारेख आया। फिर लेमन ब्रदर्स आया। फिर अपना यूरोजोन का क्राइसिस आया, ब्रेक्सिट आया। फिर आया अपना नोटबंदी आया, जीएसटी आया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ, कारगिल हुआ, पुलवामा हुआ, इंडिया में कितने सारे स्कैम्स हुए, 2G कॉम्बाउंड, 3G कॉम्बाउंड, कोयला कॉम्बाउंड। In spite of all such negative events, your Sensex turned from 100 to 52. सोचो अगर ऐसी कोई भी नेगेटिव इवेंट नहीं होती तो ये सेंसेक्स कहां जाता? अगर इसको मैं एनुअल रिटर्न में कंपेयर करूं तो दैट वुड बी समवेयर अराउंड 16 to 17% per annum. Now this 17% is not guaranteed. 17% किसके लिए? Those who stayed invested for long time, and that is why we recommend कि आप अभी अर्ली एज में हो आप स्टार्ट कर लो। क्यों? क्योंकि आपका रिटायरमेंट आज से 25, 30, 40 साल के बाद है। आपकी शादी नहीं हुई, आपके बच्चों का हायर एजुकेशन है वो आज से 20, 25 साल के बाद आएगा, उनकी शादी 25 साल के बाद आएगी। So all your goals are long term, and equity creates a super duper wealth in a long term proper if you can hold your nerve. मार्केट तो ऐसे जिगजैग ही चलेगा, ऐसे ही। अब रिसेंटली देखो, जब सेंसेक्स और निफ्टी, ये पैंडेमिक में निफ्टी 7,000 तक पहुंच गई थी, लोग ये बोल रहे थे कि ये निफ्टी और गिरेगा, निफ्टी और गिरेगा। एंड वन फाइन डे निफ्टी हैज टर्न बैक और निफ्टी डबल से आज ऊपर चल रही है। एंड नाउ पीपल रिग्रेट, अरे यार कर दिया होता तो अच्छा होता। सो प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो, रियली बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, रियल सेंस में सुपर डुपर एचएनआई बनना चाहते हो,
तो इक्विटी के अलावा यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, और आपको समय देना पड़ेगा। अप डाउन जिंदगी में मार्केट में आते रहेंगे जाते रहेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू, आपको 3 चीज पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट, you need to put trust on economy. You need to be very disciplined in your approach. आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, राइट। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट इज, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखोगे, डिसिप्लिन से आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, और ये देश की इकोनॉमी पे आप ट्रस्ट रखोगे, तो आपका पैसा बिल्कुल बढ़ेगा। बट व्हाट यू नीड पेशेंस, राइट। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। तो आप बोल रहे हो दर्शन भाई, अगर अगर इक्विटी में पैसा बनता है तो फिर हर कोई इक्विटी में पैसा क्यों नहीं लगाता? फिर तो एवरी सिंगल पर्सन शुड बी वेरी वेल्दी, सब लोग इक्विटी में पैसे डालेंगे? नहीं, इक्विटी में पैसा डालना ये सब लोगों के बस की बात नहीं है। क्यों? बिकॉज पीपल लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ रिसर्च। कहाँ डालू, कौन सी कंपनी में डालू, 5000 कंपनी है। वी कैन नॉट बैलेंस अवर फियर एंड ग्रीड। थोड़ा बढ़ गया तो ग्रीड आ जाएगी, थोड़ा गिर गया तो फियर आ जाएगा, डर जाऊंगा। तो जब आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको फियर एंड ग्रीड, ये दो चीज को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये दो चीज कंट्रोल करने के लिए व्हाट यू रिक्वायर गुड एडवाइजर, यू रिक्वायर गुड मेंटर, जो आपको बोलेगा कि मार्केट गिरा है, रुक जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये गिरा हुआ मार्केट फिर ऊपर आएगा। somebody has rightly said कि मार्केट में करेक्शंस आर टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। सो स्टॉक में लोग क्या करते हैं, या तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं, या तो लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है। जस्ट टू इन्फॉर्म, मैं तो खुद सेबी अप्रूव्ड ट्रेनर हूं, तो बहुत सारे इक्विटी के भी ट्रेनिंग करते हैं, तो हमें पता होता है लोग 25-50 कंपनी का स्टॉक में पैसा डाल देते हैं, और कुछ लोग आते हैं 2-3 ऐसी बेकार कंपनी में पैसे डाल डाल के आते हैं कि पता है वो कंपनी कभी जिंदगी में ऊपर आने वाली नहीं है। सो दिस आर सम ऑफ द रीजन कि जिसके कारण अपने लोग, ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो इक्विटी से पैसा नहीं बना पाते। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पूल ऑफ मनी। छोटे छोटे इन्वेस्टर इकट्ठे होते हैं और वो पैसा जाता है फंड मैनेजर के पास। अब ये फंड मैनेजर कौन है? इज अ टेक्निकल क्वालिफाइड बंदा, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास टाइम है, जिसके पास स्किल है, जिसको बड़ी बड़ी कंपनी के साथ इंटरेक्शन करने की परमिशन है। एक ऐसा पढ़ा लिखा फंड मैनेजर वो इन्वेस्ट करेगा तो डेफिनेटली आपसे और मेरे से तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ही इन्वेस्ट इन इक्विटीज, स्टॉक्स, डिफरेंट डिफरेंट एसेट, और वहां से जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न अल्टीमेटली किसको दिया जाता है? इन्वेस्टर को। सो दिस इज हाउ अ सिंपल डायग्राम सेज हाउ म्यूचुअल फंड वर्क। ऑल डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स कम टुगेदर, एक फंड में पैसा डालते हैं, फंड मैनेजर वो पैसा इन्वेस्ट करेगा कहां पर? अलग अलग एसेट में इंक्लूडिंग स्टॉक्स। वहां से जो रिटर्न जनरेट होगा वो अगेन किसको दिया जाएगा? इन्वेस्टर को दिया जाएगा। इन अ वेरी सिंपल डायग्राम दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। तो अब आपको क्या करना है? why you should invest in mutual fund? because mutual fund help to fulfill your financial goal. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, यहां पर आप अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लेट से 10,000 रुपया है, जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो ये बोला जाता है कि वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन टू अ स्टॉक, दैट मीन्स कि यू आर बाइंग अ पार्टनरशिप ऑफ दैट अमाउंट। अब आपको अगर खुद को कोई बिजनेस करना है, आप कितने बिजनेस कर पाओगे? 1, 2, 3, शायद 1 या 2 ही कर पाएंगे। दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में 2-3 बिजनेस मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने आते हो तो आप 50 बिजनेस में आप परपेचुअल अपना पार्टनरशिप परचेज कर सकते हो। आप ऑयल सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ऑटोमोबाइल में भी जा सकते हो, आप बैंकिंग में भी जा सकते हो, आप सीमेंट में भी जा सकते हो, आप मेटल्स में भी जा सकते हो, राइट। सो आप अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप अलग अलग प्रकार के बिजनेस का हिस्सा बन सकते हो और वो बिजनेस के प्रॉफिट में भी आप हिस्सा ले सकते हो।
टैप द मार्केट अपॉर्चुनिटीज। अब देखो फार्मा सेक्टर अभी बूम चल रहा है, अब फार्मा सेक्टर खत्म हो जाएगा तो कोई दूसरा सेक्टर निकल आएगा, दूसरा खत्म हो जाएगा तो ऑटो चलेगा, ऑटो नहीं चलेगा तब बैंकिंग चलेगा। सो अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आपका पैसा सब जगह पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, यू विल नॉट लूज आउट एनी मार्केट अपॉर्चुनिटी, एंड दैट इज हाउ यू विल क्रिएट द वेल्थ। some of the mutual funds allow you to invest into the foreign equity, इंटरनेशनल मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मल्टी एसेट ऑप्शन, कि आपको इक्विटी के साथ अगर आपको गोल्ड में और दूसरे एसेट एलोकेशन में भी करना है पैसा तो भी कर सकते हो। थीम बेस्ड, लेट्स से आपका कोई थीम है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी रिलेटेड है, कि जहां पर आईटी कंपनीज के ही स्टॉक्स में पैसा लगेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल है तो पर्टिकुलर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में ही पैसा लगेगा। हेल्थ केयर है तो हेल्थ केयर वाली ही कंपनीज में ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा। सो तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये थीम चलने वाली है तो आप वो थीम बेस पे भी पैसा लगा सकते हो। एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आप म्यूचुअल फंड में एक दिन से लेकर 100 साल के भी पैसे लगा सकते हो। सो इट्स अ completely flexible and you are into a control, you are into a driver seat। आप डिसाइड करोगे कि कितना करना है। आई डोंट वांट टू नेम द प्रोडक्ट, बट मार्केट में ऐसे भी प्रोडक्ट है कि आज प्रोडक्ट लिया तो 15 साल के बाद ही पैसा मिलेगा, 25 साल के बाद ही पैसा मिलेगा। अरे भाई जो अपने मेहनत मशक्कत से जो पैसा कमाया, अगर वो पैसा अगर मुझे मेरे वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर अगर वो पैसा अगर मेरे काम में नहीं आए तो वो पैसा मेरे क्या काम का। So mutual fund gives you a flexibility, mutual fund gives you a professional management, mutual fund gives you opportunity to participate into the market at different time, and that is why most of the people start putting money into the mutual funds। I was just going through the SIP figure, I don't know आपको पता है नहीं पता है, बट मैं आपको कलेक्टिवली अगर फिगर बताऊं, एज ए इंडिया हम हर महीने करीब करीब 8,500 करोड़ रुपया डाल रहे हैं SIP में। नाउ द क्वेश्चन इज आप कितना डाल रहे हो। ऐसे लोग हैं 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो 8,500 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहां से पैसा बना रहे हैं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किसके लिए वेट कर रहे हो। सो जैसे मैंने बोला, एक सिंपल एग्जांपल दिया, कहां पर आपका पैसा लगेगा, राइट। एक इक्विटी फंड का मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया, बैंकिंग सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, पेट्रोलियम में, इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड में, टेलीकॉम में, ऑटो एंसिलरी, all put together how many different sectors, number of sectors, again number of companies। अब इंडिविजुअली ये सब कंपनी में इन्वेस्ट करना एक इंडिविजुअल के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। so that power is there with mutual fund। so आपको अपने इन्वेस्टमेंट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, you need to, your investment should fight your inflation। जैसे मैंने आगे भी बोला, आपका पैसा इन्फ्लेशन से तेजी से बढ़ना चाहिए। इन्फ्लेशन अगर 5% है तो आपका पैसा एटलीस्ट 8-10% से बढ़ना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड यू इनकम, इट शुड बी एक्सेसिबल एंड यूजेबल इन पार्ट्स एंड पोर्शन। जब चाहिए लिक्विडिटी होनी चाहिए, बीच में से अगर थोड़ा चाहिए तो निकाल लूं, और रियल सेंस में वैल्यू होनी चाहिए, राइट। आई एम नॉट सेइंग एनी नेम ऑफ द प्रोडक्ट, पर है लोग हर महीने कोई एक प्रोडक्ट में 1,000 रुपया सेव करते हैं, 25 साल पैसा डालने के बाद कितना पैसा है, 5% का रिटर्न है। यहाँ पर आप मार्केट में पार्टिसिपेट करोगे, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको एक बढ़िया रिटर्न 10, 12, 15, 17% का रिटर्न अगर चाहिए तो आपको म्यूचुअल फंड दे सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन और ट्रस्ट रखना पड़ेगा, राइट। सो अब करना क्या है, देखो मैं तो गुज्जू, हमें तो खाना अच्छा लगता है, आई एम श्योर दिल्ली वालों को भी खाना तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो क्या होता है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, चपाती, सलाद, छाछ, पापड़, कचुम्बर, मिठाई सब होता है ना। तो जब आप इन्वेस्ट करने आओ तो आपका इन्वेस्टमेंट भी सब जगह पर थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। बट टू स्टार्ट विथ, कहां से स्टार्ट करना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना चाहिए कि आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए। थोड़ा कैश में रखो, थोड़ा बॉन्ड में डालो, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालो, स्टॉक्स में डालो। सो कैसे डिसाइड करोगे, अगेन टाइम होराइजन, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, एंड रिस्क एपेटाइट।
आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो एज ए फाइनेंशियल प्लानर वी गिव अ सिंपल थंब रूल, 100 minus age equal to equity exposure. So let's say if some of you are at 25, so 100 minus 25 comes to 75. मतलब आप अपना इन्वेस्टमेंट का 75% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में डालोगे और 25% पैसा फिक्स इनकम यानी कि डेट में डालोगे। अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी आप इक्विटी से धीरे धीरे अपना पैसा डेट के अंदर शिफ्ट करते जाओगे। सो हायर द रिस्क हायर द चांस ऑफ रिटर्न। जितना रिस्क ज्यादा लोगे आपको रिटर्न मिलने की संभावना ज्यादा है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अनाप शनाप स्टॉक में, पेनी स्टॉक में पैसा डाल दो, सर मैंने सबसे ज्यादा रिस्क ले लिया तो क्या मुझे 1000% का रिटर्न मिलेगा? सॉरी, वो आपका रिटर्न 0 भी हो सकता है। एंड दैट इज व्हाई यू रिक्वायर्ड अ मेंटर, दैट इज व्हाई यू रिक्वायर्ड अ गाइडेंस, राइट? सो इन अ सिंपल वर्ड, एसेट एलोकेशन इज आपके पास सब जगह पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू सर्टेन कैलकुलेशंस, now I'm wrapping up the sessions in next 5 to 10 minutes. So in case अगर आपको अपनी 60 की एज पे if you want to get a 1 crore rupee at the age of 60, तो आपको क्या करना है? अब देखो मैंने बहुत अलग अलग ऑप्शंस लिए, 8% का एजम्पशन लिया, 10%, 12% एंड 15%। 8% इज व्हाट? 8% इज आप कंसिडर कर सकते हो बैलेंस फंड, अरे डेट फंड, और आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ले सकते हो। 10 to 12% आप ले सकते हो आपका बैलेंस फंड म्यूचुअल फंड में, राइट? एंड 15% में आप ले सकते हो इक्विटी फंड। अब अगर मैं इक्विटी फंड में, अगर म्यूचुअल फंड में भी बात करूं तो बहुत ऑप्शंस है। डेट फंड में भी आपके पास एक दिन के इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ऑप्शन है, आप 1 हफ्ते के लिए कर सकते हो, 1 महीना 90 दिन, आप 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए कर सकते हो, 1 से 3 साल के लिए भी अलग प्रोडक्ट है, 3 से 5 साल के लिए भी प्रोडक्ट है, 5 से 7 साल के लिए भी प्रोडक्ट है। सिमिलरली इक्विटी में जब आओगे तो इक्विटी में आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, बहुत ऑप्शंस है आपके पास अंदर। आप जितना रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो गोज हैंड इन हैंड। सो लेट्स से, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं ज्यादा एज्यूम नहीं कर रहा हूं, लेट्स प्रिज्यूमिंग कि आप 12% वाले एक फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? सो 60 की एज पे आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए एंड कंसिडर यू आर एट एज ऑफ 25। सो आज अगर आप म्यूचुअल फंड में 1540 रुपए का एसआईपी लगा दोगे और कंटिन्यूअसली 60 की एज तक ये 1540 लगाओगे, 12% रिटर्न से मैं अगर कैलकुलेट करूं तो चांसेस आर फेयर इनफ कि आप 1 करोड़ रुपया बनाओगे। लेकिन गौर करना दोस्तों, अगर आप 25 से 35 पहुंच गए, तो कबीर जी ने बोला है ना भाई, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों, है ना? करेंगे। हमारे एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता है, बट वो बार बार बोलते थे हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम करेंगे। तो 25 की एज पे आपने इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किया, आप 35 पे पहुंच गए, देख लो वही 1 करोड़ के लिए अब आपको 1500 के बदले 5270 देना पड़ेगा। और आपने सोचा करूंगा, 45 पे पहुंच गए, अभी वही 1 करोड़ के लिए आपको 19,000 रुपया हर महीने लगाना पड़ेगा। ऑनेस्टली मुझे बताओ, हर महीने 1540 मैनेज करना आसान है या 19-20 हजार रुपया बचत करना आसान है? बट द प्रॉब्लम इज व्हेनेवर यू आर यंग, व्हेनेवर यू हैव परचेसिंग पावर, हमारी प्रायोरिटी हम सेट नहीं कर पाते एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रायोरिटी हमारा पैसा कहीं फिजूल खर्ची में चला जाता है। डीएसएलआर कैमरा आ गया, मनाली का टूर आ गया, दुबई का टूर आ गया, बुलेट ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, एंड दैट इज हाउ यू मिस द अपॉर्चुनिटी। किसी ने बहुत सही बोला है, अर्ली बर्ड कैचेस वर्म। और शायद अगर आपको गीतों का और गजल का अगर शौक है तो जगजीत सिंह ने अपनी एक गजल में गाया है, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। फकीर को रोटी मांग के खानी होती है, लेकिन अगर वो टाइम से मांगने नहीं गया तो रोटी डस्टबिन में चली जाती है। भाई वो फकीर को भी रोटी मांगने के लिए जल्दी जागना पड़ेगा। एंड वी आर तो मतलब हम लोग तो वेरी सोशलाइज्ड है, बीवी बच्चे वाले घर परिवार वाले लोग हैं।
तो अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए तो आपको समय से पहले इन्वेस्ट चालू कर देना पड़ेगा। स्टार्ट अर्ली, राइट? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, दैट इज द वे ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ, somebody has rightly said. Now going forward, यही चीज को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बताता हूं कि मान लो अगर मैं 12% का रिटर्न प्रिज्यूम करूं, आपने 25 की एज पे हर महीने 25 की एज में आपने हर महीने 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, तो 25 से 60 तक आप अगर देखो तो व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड, यू हैव इन्वेस्टेड 21 लाख रुपीज एंड 12% CAGR का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो व्हाट यू गेट इज 3,21,00,000 रुपया। 25 की एज पे 5,000 रुपए की SIP, 60 की एज तक आपने इन्वेस्टमेंट किया और 12% का रिटर्न अगर सिंपल में एज्यूम करूं, यू विल गेट 3,21,00,000। चलिए अब बोलो 35 पे पहुंच गए, आपने इन्वेस्टमेंट किया 7,000 रुपया पर महीने, यानी मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो आपने यहां पर भी 21 लाख किया, लेकिन अब आपका पैसा जो है कितना बना, 1,31,00,000। क्यों? क्योंकि यहां जब आप 60 तक इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो योर मनी कंपाउंडेड फॉर 35 years, वेरिन यहां पर इट इज ओनली फॉर 25। और इसके कारण देखो 3 करोड़ के बदले यू गॉट व्हाट 1,31,00,000, यानी कि 60% अमाउंट कम आया। चलो थोड़ा और आपने वेट कर लिया, 45 पे इन्वेस्टमेंट किया, यू पुट 11,000 rupees per month, again you put the same amount 21 lakh, boss you got only 58 lakh। so 1,31,00,000 से अगेन यहां पर देखूं तो 55% और कम हो गया। और अगर पहले वाले 3 करोड़ से यहां अगर चेक करूं, ओ माय गॉड, इट इज 1/6। why this difference is came from time। और इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि अभी भी समय है ना, जिस बोले जब जहां से नींद खुली वहां सवेरा। अभी भी आपने अगर अपना इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किया है, प्लीज स्टार्ट पुटिंग मनी। डोंट वेट कि मार्केट गिरेगा। अरे भाई, मार्केट अगर ये 16,000 वाला 18,000 आ गया तो क्या करोगे? फिर बोलोगे 18,000 का गिरेगा तो आऊंगा, 18,000 वाला 20,000 हो गया तो क्या करोगे? दैट इज वाई यू नीड टू पुट योर अमाउंट इनटू द SIP। क्योंकि SIP में पैसा डालने का फायदा क्या है कि अगर मार्केट ऐसा ऐसा चलता है, SIP डालने से आपका रुपी कॉस्ट एवरेज हो जाता है। अगर मार्केट ऊपर हो गया तो कम यूनिट मिलेंगे, लेकिन मार्केट गिरेगा तो ज्यादा यूनिट मिलेंगे, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम ज्यादा दोनों का एवरेज हो जाएगा, एंड दैट इज हाउ यू विल मेक मनी इन SIP। SIP में पैसा लगाना इज नॉट अ रॉकेट साइंस, सो डोंट वेट। बट प्रॉब्लम क्या है, हम SIP में पैसा डालने के बाद हम अपने फ्रेंड्स के साथ, दूसरे कलीग्स के साथ हम पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम कंपेयर करते हैं। तू बता तेरा कितना हुआ। ये देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आपको अपना इन्वेस्टमेंट अपने पास रखना है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हाईवे पे जाते हैं ना, जब टोल टैक्स में खड़े रहते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये है ना, हमें हमेशा ये लगता है कि साला अपना लाइन नहीं चलता, बाजू वाले का लाइन ना फटाफट चलता है, तो चल बाजू वाले की लाइन में घुसते हैं। अब जैसे ही आप बाजू वाले की लाइन में घुस जाते हो, पता चला कि वो लाइन रुक गई और अपनी वाली जो थी ओरिजिनल वो चलने लगी, एंड देन वी रिग्रेट, अरे यार वहां पर रुक गए होते तो अच्छा होता। तो म्यूचुअल फंड भी ऐसा है, आपके एडवाइजर ने आपको कोई फंड दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, प्लीज स्टिक टू इट। मार्केट रूमर्स, मीडिया, न्यूज पेपर, चैनल, मैगजीन पढ़ो, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ो, बट इन्वेस्टमेंट के लिए मत पढ़ो। इन्वेस्टमेंट के लिए कौन? आपका एडवाइजर, आपका मेंटर। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा टैक्सेशन को, कि आपका पैसा आप कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो। आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पर आपको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, राइट? सो दिस वाज समथिंग अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं आपको बोलूं तो म्यूचुअल फंड में बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, और सेबी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेटर नाउअडेज, और सेबी आपको बहुत सारे राइट्स देती है, सेबी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देती है। सो आप अपना एक KYC करके, नो योर कस्टमर करके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो।
राइट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कोई पुराना इन्वेस्टमेंट है, केवाईसी अपडेटेड नहीं है, तो आप अपना केवाईसी अपडेट करवा दो। अनक्लेम डिविडेंड है तो आप वापस ले सकते हो, पान अपडेशन कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको म्यूचुअल फंड के रजिस्टर्ड एडवाइजर से ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट कराना है, राइट। जो सेबी रजिस्टर्ड है, जिनके पास लाइसेंस है, प्लीज उनके पास से आप इन्वेस्टमेंट करो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन है, तो सेबी का एक पोर्टल है स्कोर, सेबी कंप्लेंट एंड रिड्रेसल सिस्टम, वहां आप कंप्लेन करना चाहो तो आप कंप्लेन कर सकते हो। So with that, thank you so much, guys. Now we have open forum for question and answer. If you have any questions. Thank you, Darshan ji, for this wonderful session. अब समय है Q&A राउंड का। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना सवाल चैट के माध्यम से हमें भेजें और हम एक एक करके आप सभी के सवाल दर्शन जी से पूछेंगे। आई रिपीट, अगर आपके कोई सवाल है तो आप चैट के माध्यम से हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। So we don't have any question in this session. बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन जी। I'm sure you have learned something and you Shivani, there is a question. What are the charges of fund manager? See, the charges for fund manager is different for different funds, right? As I said, there are different schemes, debt fund, balance fund, and equity fund. So there are different funds and different schemes. But there is a rules and regulations described by SEBI, and every company has to follow as per the given rule. So हो सकता है कहीं पर 0.5% का फंड मैनेजमेंट चार्ज हो और कहीं पर 1.5% भी हो सकता है। बट इन अ सिंपल वे, डेट फंड और फिक्स इनकम में जो फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है वो कम होता है, और इक्विटी फंड में आपका जो फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है वो करीब करीब 1% 1.5% के और उसके आसपास होता है, राइट। What about index fund, as it is lowest expense ratio and it is passively managed? Is it good to invest in index fund? Yes, invest funds are very good and investment are the passive fund, but you have to understand your passive fund will create only a return which is given by your index. प्लस और माइनस ट्रैकिंग एरर को अगर छोड़ दो तो आपका इंडेक्स फंड है वो आपको मोटा मोटा उतना ही रिटर्न देगा जितना आपके इंडेक्स ने रिटर्न दिया है, राइट। सो इफ यू आर हैप्पी विद द रिटर्न विच इज गिवन बाय इंडेक्स, आप इंडेक्स फंड में जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको इंडेक्स से थोड़ा ज्यादा रिटर्न गेन करना है, इफ यू वांट टू रियली क्रिएट अ अल्फा, कि इंडेक्स ने 2% 15% का रिटर्न दिया एंड यू वांट टू अर्न 16 और 17% रिटर्न, तो वो अल्फा जनरेट करने के लिए आपको एक्टिव फंड के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। There is one more question, Darshan ji. Yes. How to invest in foreign equity funds? So there are different fund options available. You can consult your financial advisor. There are fund of fund options available which allows you to invest into foreign equity. This program is restricted. We cannot name any company, we cannot name any fund, so I cannot give, but you can definitely consult your advisor or mentor. They will definitely give you. There are different funds available into the market who invest in foreign equity. There is a two question from Udbhav Teja ji. Is there a chance of blocking of money in mutual Yes. fund? If you have invested into a ELSS category which gives you a tax benefit, yes, there is a lock-in period of 36 months, and any other open-ended scheme there is no lock-in period. Thank you. And the next question is, which banks in India we can invest in stock for long term? See, it's a very personal question because I don't know what level of risk appetite you have, right? And we have a huge banking system, private and PSU, and we have a lot of NBFCs also.
It depends upon your own risk appetite. It depends upon your financial goal and your patience, and accordingly you can select the bank. You can take any top bank of India, and you can invest, and you need to wait for some time. Yes, right. And Pratik Ghosh ji का question है कि should we pay off car loan or invest in equity? Like in equity में अगर हम invest करते हैं तो उस saving से वो car loan pay कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? यस, सी आप इक्विटी में अगर आपने पैसा अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो पैसा विड्रॉ करके आप कोई भी लोन रीपे कर सकते हो, पे ऑफ कर सकते हो. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. Right. So thank you Darshan ji for joining in this session, and thank you हम आपके साथ ये session कर पाए, and thank you to Financial Yari कि आपके साथ हम ये session connect कर पाए हैं, और सभी participants का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ Financial Yari के through connect कर पाए और आपका कीमती वक्त देने के लिए. ये session अब यही समाप्त होता है. धन्यवाद. Thank you Darshan ji. थैंक यू.